हेलो गाइस, वेलकम टू रैंकर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर सीयूटी। इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ कुछ नोट्स भी शेयर करने हैं और इन सबको पढ़ाना भी है। देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। बेटे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ए इकोनॉमी। बेटे, इकोनॉमी क्या है? देखो, इकोनॉमी में बेसिकली दो लोग होते हैं, कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो आपस में डील करते हैं, वो डील एक सर्कुलर फ्लो में घूमती रहती है और इसी सर्कुलर फ्लो को बेसिकली इकोनॉमी बोलते हैं। देखो कैसे, देखो, द टर्म इकोनॉमी रेफर टू ए सिस्टम और ए प्रोसेस। देखो, ये क्या है? एक सिस्टम है या फिर एक प्रोसेस है विच हेल्प पीपल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड हेल्प पीपल टू अर्न देयर लिविंग। समझ गए ना? देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस किया और उस प्रोडक्शन के लिए यूज किया कंज्यूमर सेक्टर को। कंज्यूमर को उन्होंने उठा के दी इनकम, और उसी इनकम को कंज्यूमर ने यूज किया और वो इनकम घूम के किसके पास आ गई? प्रोड्यूसर के पास आ गई एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटे, इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है उसमें क्या क्या चीज कवर करनी है? पहला है प्रोडक्शन, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्कार्सिटी। सर, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी? स्कार्सिटी का मीनिंग होता है बेटे शॉर्टेज। किसी भी चीज की शॉर्टेज को स्कार्सिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम बात किसके शॉर्टेज की करते हैं? रिसोर्सेज की। सर, अब रिसोर्सेज कौन से हैं? बेटे, रिसोर्सेज होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो देखो, हर व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना बेटे, वो हमेशा स्कार होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज से उसे अपने अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करनी है, तो जो प्रोसेस होती है जिससे हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करें, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के कितने टाइप होते हैं? हमारा पहला टाइप है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा टाइप है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बेटे, जो दुनिया में सबसे पहले आई ना, उसे बोलते थे इकोनॉमिक्स। वो कोई भी माइक्रो और मैक्रो नहीं थी। तो सुनो, जब सबसे पहले इकोनॉमिक्स आई तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, अब उसके बाद थोड़े साल बीते, फिर पहले बार आई माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? मिस्टर एल्फ्रेड मार्शल। याद रखना है आपको, एमसीक्यूज में काम आएंगे। और उसके बाद आई मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी के फादर कौन है? हाँ, प्रोफेसर केंज। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं दोनों के दोनों तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट की, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? बेटे, ये स्टडी है एक इंडिविजुअल की या एक फर्म की बिहेवियर की, वो भी कहां पर? इन सोसाइटी। ये स्टडी है एक इंडिविजुअल और फर्म के बिहेवियर की इन सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। बेटे, ध्यान रखना, आप जैसे देखो, हम बात करते हैं, देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल economics agent in the market for the different goods and services and try to find out how price and quantity of goods and services are determined. The word micro means small. Practically सुनो, इसीलिए इसको बोला भी जाता है प्राइस थ्योरी। इट इज नॉट द इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमी इज कंसिडर्ड एज इनकम थ्योरी, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमी। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी? देखो, मैक्रो इकोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ए इकोनॉमी एज होल। यानी कि समझ रहे हो, पूरी की पूरी एक इकोनॉमी किस तरह से बिहेव करती है। यहाँ पर बात कंज्यूमर की या प्रोड्यूसर की या गवर्नमेंट की या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की नहीं हो रही, पूरी इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं इन ऑन द मेजरमेंट एज सच टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल पे कैसे काम हो रहे हैं। और मैक्रो का मीनिंग भी होता है लार्ज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव? बेटे, पॉजिटिव मतलब इकोनॉमी में वो स्टडी भी की जाती है जिसका पर्पस होता है कि इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है, द करंट सिनेरियो। जब भी हम इकोनॉमिक्स में करंट सिनेरियो की स्टडी करते हैं तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस। देखो, इन द पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वी स्टडीड हाउ द
different mechanism of solving the central problems, what to produce, how to produce and for whom to produce of a economic function. इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सी थी? अभी अभी मैंने बताया ना, जो डील करती है रियलिस्टिक सिचुएशंस के साथ, यानी कि करंट सिनेरियो के साथ, ठीक है। एग्जांपल, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, प्राइस एंड आर राइजिंग इन द इंडिया एटसेट्रा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। बेटे ये क्या होता है? बेटे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी, किस चीज की स्टडी करनी है, क्या होना चाहिए हमारी इकोनॉमी की, हमें कहां पहुंचना है, ठीक है। ये हमारे प्रोस्पेक्टिव है जो हमें जांच के रखने कि हमें कहां पहुंचना है, ठीक है। जैसे कि देखो, हमारी बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। इन नॉर्मेटिव इकोनॉमी एनालिसिस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है, of economy are desirable or not. The normative economy statement can't be verified because they are not based on fact but suggestive only, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा डील करते हैं किसे? आइडियलिस्टिक सिचुएशन, यानी कि क्या होना चाहिए, क्या है नहीं, क्या होना चाहिए, ये सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? देखो दो तरह की प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, एक होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेकंड होती है सेंट्रल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो बेसिकली डील होती है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से, जिसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर एग्जांपल सुनो, दुनिया के हर व्यक्ति के पास लिमिटेड इनकम है, बिल्कुल है, और उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करने में जो प्रॉब्लम आती है उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, और उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट हमारे कोर्स में जो अभी पढ़नी है हमें, वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम दोनों पढ़नी है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ए इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? बेटे ये कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे इकोनॉमी डेवलप्ड हो, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड, दुनिया की सभी इकोनॉमी के सामने जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ए इकोनॉमी। सर ये कितनी होती है? बेटे बेसिक है 3। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि देखो दुनिया के सभी कंट्रीज के पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड, ठीक है। कंट्री के पास भी, लोगों के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि देखो सारा पैसा अगर हम गन पे लगा देंगे, गन की प्रोडक्शन पे लगा देंगे, तो मुझे बताओ बर्गर या फूड कैसे बनेगा? फूड कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? अगर सारे रिसोर्सेज गन पे लगा दिए तो फूड नहीं बनेगा, है ना। और अगर सारे रिसोर्सेज फूड पे लगा दिए तो गन नहीं बन पाएंगी। तो ये प्रॉब्लम दुनिया की सभी इकोनॉमी के फेस करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। बेटे ये प्रॉब्लम बेसिकली रिलेट्स है टू सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखो बेटे समझाता हूं मैं। देखो अगर मैं लेबर से काम करवाऊंगा तो क्या होगा पता है? क्योंकि लेबर थक जाती है तो प्रोडक्शन धीरे धीरे गिरेगा, तो इकोनॉमी की जीडीपी गिरेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सारा ही काम मशीनों से कराऊं तो मशीन तो थकती भी नहीं, तो मशीन से जीडीपी तो बढ़ेगी बट अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी। तो बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस से अगर हम सिलेक्ट करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट तो होगी लेकिन जीडीपी डाउन आएगी। और अगर हम बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इससे क्या होगा? प्रोडक्शन तो तेज बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, बट देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए भी एक प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। भैया प्रोडक्शन किसके लिए करें? गरीबों के लिए प्रोडक्शन करें, अमीरों के लिए करें? तो बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है हमारे को दो तरह की डील के साथ। सबसे पहला देखो, इसके अंदर हम पढ़ेंगे 2 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पर्सनल और एक होता है फंक्शनल, ठीक है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि भैया प्रोडक्शन अगर हमने अमीरों के लिए किया तो गरीबों को क्या मिलेगा, और फंक्शनल में अगर हमने मान लो प्रोडक्शन गरीबों के लिए किया तो अमीरों को क्या मिलेगा। तो इकोनॉमी को एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि अपने फैक्टर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे जिससे सभी को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो बेसिकली हर इकोनॉमी के साथ ये भी एक प्रॉब्लम आती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटे ये क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज कंसिडर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। देखो कैसे एक बार समझते हैं इसी को। देखो opportunity cost is an important basic concept in the subject. There is always a cost having a little more or one goods in term of
अमाउंट टू अदर गुड्स दैट हैज बीन फॉरगोन। मतलब समझ रहे हो, कोई एक जॉब है, उसको वो मैं 25,000 रुपए की जॉब करता हूँ, अब मुझे 40,000 की जॉब मिल रही है, तो उस 40,000 की जॉब को पाने के लिए मुझे 25,000 की जो जॉब छोड़नी पड़ रही है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटे इसको एक बार एक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, जिसे एमआरटी के साथ हम जोड़ेंगे, एमआरटी के साथ हम इसे लिंक करेंगे। 2 मिनट रुकना जरा, इसके बाद कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? बेटे सुनो, एक अजम्पशन बेस्ड काम होगा यहाँ पे। हम ये मानेंगे कि हम अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, तो अगर हम अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेज यूज करें और किन्हीं 2 गुड्स का प्रोडक्शन करें, तो हम उनका बेस्ट क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसी की पॉसिबिलिटी को शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स को दैट कैन बी प्रोड्यूस। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। दैट कैन बी प्रोड्यूस व्हेन रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर फुल्ली यूटिलाइज, यानी कि देश के सारे रिसोर्सेज को पूरा यूज करें तो 2 गुड्स कितने कितने बन सकते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। याद रखना बेटे, ये कॉम्बिनेशन से जो ग्राफ बन के आएगा ये हमेशा कॉनकेव शेप का होगा। इसका कुछ कारण होता है, इसका कारण देखेंगे हम लोग क्या होता है। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप कैसी होती है, कॉनकेव शेप होती है। सर ऐसा क्यों होता है? देखो बेटे, किसी एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे फैक्टर्स वहां से निकाल के दूसरे प्रोडक्ट पे लगाने पड़ेंगे, लेकिन सारे के सारे फैक्टर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। तो होगा क्या पता है, हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कम हम गेन कर पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को ही एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की 2 अजम्पशन, 2 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो बेटे, ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एंड सेकेंड है बेटे कॉनकेव टू द ओरिजिन, और इसकी शेप कॉनकेव होती है। इसका कारण क्या है? बिकॉज इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग एमआरटी याद रखने आपको बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। देखो बेटे, ये देखो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये बना रखा है इन्होंने पीपीसी। देखो पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई। मैं कह रहा हूं व्हीट और राइस के प्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर मान लो हम राइस 10 kg बनाए तो व्हीट का प्रोडक्शन 0 होगा, क्योंकि सारे रिसोर्सेज किस पे लगा दिए? राइस पे। अब मुझे थोड़े व्हीट बनाने हैं 1 किलो, तो क्या होगा? राइस मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 9 हो जाएगा। अब मुझे व्हीट 1 किलो और बढ़ाने हैं, अब राइस 2 सैक्रिफाइस होंगे। देखो यहाँ 1 सैक्रिफाइस हुआ, 2 यहाँ पर 3 सैक्रिफाइस हुआ, और यहाँ पे 4 सैक्रिफाइस हुआ, और यहाँ पे 1-1 इंक्रीज कितना हो रहा है? 1-1-1-1। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ये क्यों ज्यादा सैक्रिफाइस हो रहा है? बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब आओ चेंज इन पीपीसी। सर पीपीसी की अजम्पशन क्या थी? बेटे रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम अपने रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज कर दें, अगर हम दोनों गुड्स पे रिसोर्सेज को बढ़ा दें तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और दोनों गुड्स पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दें तो भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और अगर दोनों गुड्स पे हम टेक्नोलॉजी रिड्यूस कर दें तो घट जाएगा, और अगर हम इसके ऊपर अपने टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड लगाना शुरू कर दें तो भी प्रोडक्शन घट जाएगा। और बेटे जब भी दोनों गुड्स पे फर्क आता है तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग मतलब क्या होता है। और सर किसी एक गुड्स पे फर्क आए तो देखो कैसे। मान लो मैंने ए गुड्स से और बी, मैंने बी गुड्स पे क्वांटिटी बढ़ा दी, तो यहां पे सिर्फ एक ही बढ़ा। आपको पता है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रोटेशन। देखो बेटे ये रहा आपके सामने रोटेशन। जब भी हम टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज किसी एक गुड्स पे चेंज करते हैं तो पीपीसी कर्व रोटेट करता है, और अगर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों गुड्स पे चेंज करते हैं तो पीपीसी कर्व शिफ्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 5 की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? देखो कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स को यूज करता है और उसके बदले में क्या खर्चता है? इनकम। ठीक है, तो बेटे जब वो अपने इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा होता है
तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होता है। तो बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज द पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड एट दैट पॉइंट कंज्यूमर नॉट वांट टू चेंज देयर करंट एक्सपेंडिचर पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो बेटा इसकी दो अप्रोच है, एक कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच। बेटा कार्डिनल अप्रोच में जो सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसे मेजर किया जा सकता है, और ऑर्डिनल अप्रोच में किसी भी चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मेजरेबल नहीं होता है, सिर्फ रैंकेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब होता है बेसिकली उपयोगिता। सर थोड़ा सा सही समझाओ बेटा। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो यूटिलिटी रेफर टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर को बोलते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी दो प्रकार की है, कार्डिनल यूटिलिटी, एक ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब मीजरेबल इन नंबर्स, और ऑर्डिनल मतलब नॉट मीजरेबल इन नंबर्स बट इट इज रैंकेबल, ठीक है, ध्यान रखना। देखो ये रही कार्डिनल, ये रही ऑर्डिनल, याद रखना है। देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी जो थी इनको कौन लेके आए थे? मिस्टर एल्फ्रेड मार्शल। और बेटे ऑर्डिनल यूटिलिटी को कौन लेके आए थे? प्रोफेसर हाइक्स। बेटा कुछ ध्यान रखनी है, एमसीक्यूज के लिए बहुत रेलिवेंट है, ये पीडीएफ आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट है। इस वीडियो को देखो, इस पीडीएफ को पढ़ो, बस अपने आपके पेपर की तैयारी कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं आगे। अब यूटिलिटी को देखो, यूटिलिटी दो प्रकार की है, एक टोटल यूटिलिटी, एक मार्जिनल यूटिलिटी। सर टोटल यूटिलिटी मतलब हर यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जितनी भी उससे टोटल यूटिलिटी मिल रही है उन सबके टोटल को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। सर एग्जांपल सुनो, मान लो मैंने एक एप्पल खाया तो मुझे 10 यूटिलिटी मिली। अब मैंने दूसरा एप्पल खाया, अब दो एप्पल से मिला के, क्योंकि दूसरे से मुझे मिली 8, तो टोटल हो गई 18। बेटे इसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और अगर दूसरे एप्पल से जो 8 मिली उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखो बेटा एक बार समझते हैं इसी बात को, एक बार ध्यान से देखना। ये देखो ये रहा हमारा टॉपिक, ये रहा। देखो the sum of total utility obtained by consuming the entire unit of given commodity is considered as total utility, and marginal utility कितनी होती है? एडिशनल मेड टू द टोटल यूटिलिटी। और वैसे भी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है बेटे एडिशनल, यानी कि अगर हम एक यूनिट एक्स्ट्रा यूज करें तो उससे कितनी यूटिलिटी डिराइव्ड होगी, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब ध्यान से देखो रिलेशनशिप बिटवीन टी और एमयू, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो ये रही टोटल यूटिलिटी, है मार्जिनल। अगर हम किसी चीज की एक यूनिट कंज्यूम करते हैं, मान लो एक एप्पल की ही है, तो उससे 10 यूटिलिटी मिलती है टोटल, और मार्जिनल भी मिलती है 10 ही। अब दूसरी से मिलती है, दूसरे एप्पल से मिलती है, दोनों से मिलके 1 + 2 से मिलके बनती है 18, बट सिर्फ ओनली 2 से मिलती है 8। इस तरह से टोटल यूटिलिटी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। देखो जब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की ये, और हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की ये, तो देखो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। देखो जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, तो मार्जिनल भी बढ़ रही है। अब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, तो एमयू फॉल कर रही है। और बेटे एक टाइम ऐसा आता है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो एमयू 0 होती है, और जैसे ही टोटल यूटिलिटी फॉल करती है तो एमयू क्या होती है? नेगेटिव। देखो ये दिख रहा है, यही 3 रिलेशनशिप में आपको ध्यान भी रखने थे, ठीक है। अब चलते, देखो ये ग्राफ, ये वही ग्राफ है बेटे जो ऊपर बना के दिखाया मैंने। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर लॉ है, सर क्या होता है, क्या कहता है लॉ? बेटे लॉ कहता है कि एक व्यक्ति या एक कंज्यूमर जैसे जैसे किसी गुड्स की एडिशनल यूनिट यूज करते हैं तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी धीरे 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 फॉल कर जाती है, ठीक है। देखो लॉ ऑफ डीएमयू, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी, गिवन मतलब फिक्स्ड, विदाउट टाइम गैप द एमयू ऑब्टेन फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑलवेज डिक्लाइन। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। अब इसकी बेसिक कंजम्पशन,
बेटे कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वाटर की स्टैंडर्ड यूनिट है तो ग्लास के बारे में बात करेंगे, एक बाल्टी नहीं, चाय एक कप, एक बाल्टी नहीं, ठीक है। एंड कंज्यूमर इज रेशनल, और बेटे कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। रेशनल का मतलब है समझदार, जिसको पता चले कि उसकी मनी की क्या वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे सामने मार्जिनल यूटिलिटी का एग्जांपल, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सर ये क्या था, शुरुआत में पढ़ाया था मैंने। इट रेफर टू द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, और जहां उसे लग रहा होता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है, ठीक है। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग मिनिमम, ठीक है ना। अब उसे लग रहा है कि भैया हम तो सेटिस्फाइड है, और इसको निकालने के लिए दो कंडीशन है, एक सिंगल यूनिट सिंगल कमोडिटी, एक डबल कमोडिटी। तो सिंगल कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। देखो जरा, देखो सिंगल कमोडिटी में देखो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब हमारी ये कंडीशन पूरी हो जाती है, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM, या ऐसा भी कह सकते हैं MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX। बेटे जैसे ये कंडीशन पूरी होगी तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पाएंगे। जैसे कि देखो तुम्हारे सामने एक एग्जांपल है, देखो किसी चीज का प्राइस 4 रुपए है, 4 रुपए 4, और मुझे हर 1 रुपीज से मिलने वाली यूटिलिटी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो 1 है, ठीक है। तो 4 रुपए खर्च करके मुझे 4 यूटिलिटी चाहिए, लेकिन मिल रही है 8, मैं ले लूंगा, यहां भी ले लूंगा, ये मेरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की चीज पाएगी। और अगर मैं इससे आगे गया तो कंफर्म मैं उस चीज को परचेज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यूटिलिटी चाहिए 4 यूनिट और मिल रही है 2 यूनिट, तो दैट्स वाई मैं इसे परचेज नहीं करूंगा, ठीक है। अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो देखो ये बनाई मैंने मार्जिनल यूटिलिटी और ये लिखा प्राइस, तो जहां इन दोनों ने कट किया बस इसी पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब बात करते हैं डबल कमोडिटी की। देखो बेटे डबल कमोडिटी के अंदर क्या होता है कि देखो जनरल थॉट है कि कोई भी व्यक्ति एक कमोडिटी यूज करेगा नहीं, 2 कमोडिटी यूज करेगा। तो दोनों कमोडिटी के बारे में जरा समझते हैं तो क्लियर होगा आपको। देखो एक एग्जांपल सुनो, मान लो मेरे पास गुड्स X और गुड्स Y हैं, और जिसमें ₹1X का और गुड्स Y की इनकम हमारे पास 5 रुपए है, 5 रुपए हमारे पास, ठीक है। और दोनों गुड्स 1 रुपीज के हैं। तो सोचो अगर मैं इसमें से अगर मैं पहले X खाता हूं तो मेरे को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 20, और Y खाऊंगा तो 12। तो बताओ मैं पहले किसे प्रेफर करूंगा, 20 को। फिर दूसरा रुपया 1 रुपया खर्च हो गया, देखो ना टोटल 5 रुपए थे ना, 1 रुपया खर्च हो गया, बच्चा कितना 4। अब बताओ किस पे खर्चूं, फिर इस पे खर्चूंगा, तो फिर 1 रुपया खर्च हो गया, बच्चे कितने 3। फिर उसके बाद किस पे खर्चूंगा, अब मैं इस पे खर्चूंगा, तो बच्चा 1, कितने बचे 2। अब किस पे खर्च करूंगा, इस पे भी कर सकता हूं और इस पे भी कर सकता हूं, चलो इस पे कर दिया तो 1 रुपया गया, और अगला 1 रुपया इस पे करूंगा, तो मैं बोलूंगा 3 यूनिट ऑफ X एंड 2 यूनिट ऑफ Y पर मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाऊंगा। यही निकालना होता है हमारे को। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू इनकम, ठीक है। या MUM भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम हमारी ऑर्डिनल अप्रोच। ये तो मैंने जो पढ़ाया है कार्डिनल अप्रोच था। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व? बेटे इंडिफरेंस जहां पर एक कंज्यूमर डिफरेंस ही ना कर पाए। सर समझाओ, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो जब भी हम किसी कंफ्यूजन की पोजीशन में पहुंच जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। जहां पर मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है और वो कॉम्बिनेशन भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, जहां पर हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट या ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उस सारे के सारे पॉइंट्स को बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। जहां पर कंज्यूमर को लगता है कि हर कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। फॉर एग्जांपल सुनो, यहां देखो, अगर किसी को बोला जाए 1 एप्पल खाएगा और 15 ऑरेंज खाएगा तो उसे लगेगा बहुत अच्छा है। उसे 2 एप्पल और 10 ऑरेंज में भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 3 एप्पल और 6 ऑरेंज में भी उतना ही मिल रहा है, 4 एप्पल और 3 ऑरेंज में भी उतना ही मिल रहा है, और 5 एप्पल और 1 ऑरेंज में भी उतना ही मिल रहा है। अगर मैं इसी का ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बेटे।
सर कारण क्या होता है इसके ऐसे ग्राफ का? बेटे इसके ग्राफ का कारण होता है क्योंकि हर एडिशनल यूनिट के लिए मुझे कम यूनिट सेक्रीफाइस करने हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट हो गया, ठीक है। तो जब मुझे इस वाली यूनिट से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा तो मैं उसके लिए सेक्रीफाइस भी कम करूंगा। तो जैसे मैं कम सेक्रीफाइस करूंगा कम यूनिट ज्यादा यूनिट लेने के लिए, तो इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये किसका कारण है? इसके कॉन्वेक्स होने का। सर इस शेप को एक शेप और भी बोलते हैं बेटे, पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड, ठीक है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की। बहुत सिंपल होता है इंडिफरेंस मैप जो होता है, वो क्या होता है कि बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिफरेंस कर्व को इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बोलते हैं बेसिकली इंडिफरेंस मैप। अब बात करते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। बेटे मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? बेटे वो सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को ये लगता है कि भैया मोर एंड मोर गुड्स ऑलवेज गिव्स मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट इन रियलिटी इट इज नॉट ट्रू। बेटे जैसे जैसे आप किसी चीज को यूज करते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे गिरता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हर कंज्यूमर को क्या लगता है कि मोर एंड मोर गुड्स ऑलवेज गिव्स मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। बहुत आसान आसान प्रॉपर्टी है, देखो मैं यही पढ़ा देता हूं। देखो हमारी पहली प्रॉपर्टी, आईसी कर्व never touch any axis। बेटे किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता क्योंकि ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है और कोई भी गुड्स नेवर बिकम जीरो, ठीक है। इसकी स्लोप डाउनवर्ड होती है, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स होता है ड्यू टू देखो अभी भी पढ़ा था आपने, क्या था भूल गए? एमआरएस क्या होती है? एमआरएस क्या होती है? डिक्रीजिंग, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ध्यान रखना है बेटे, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो क्या कह रहे हैं, इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट हमेशा इसके कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे। हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और सुनो, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच कर जाएं, क्योंकि दोनों पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलता है। अब बात करते हैं बजट लाइन की। सर व्हाट इज अ बजट लाइन? बेटे बजट लाइन रेफर टू द सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर इज एबल टू बाय which will be equal to his money income। देखो एग्जांपल सुनो, ये देखो मैं समझाता हूं। मान लो एक व्यक्ति के पास इनकम है, इनकम ऑफ एक्स लेते हैं ₹20, ठीक है। इसे एक एप्पल लेना है, एक ऑरेंज लेना है, और एप्पल का प्राइस है ₹5, चलो ₹4, और ऑरेंज है ₹2 का। तो बताओ अगर वो सारे पैसे एप्पल पे खर्च दे तो कितने एप्पल खरीद पाएगा? 5, और ऑरेंज आएंगे 0। लेकिन वो एक एप्पल कम कर दे 4, तो यहाँ पे ₹16 खर्च हुए, बचे ₹4। ₹4 में कितने ऑरेंज ले पाएगा? 2, ठीक है। ऐसे इसने एक एप्पल और कम कर दिया 3, तो 4, 2, 6, 1, 8, 0, 10। बेटे इसी कंप्लीट शेड्यूल को बोलते हैं बजट सेट, ठीक है। और अगर मैं इसकी लाइन बनाऊंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, देखो ये भी, इसे ही बोलते हैं बजट लाइन, ठीक है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसकी सारी इनकम 0 हो जानी चाहिए, खर्च करके इनकम जो है वो 0 हो जानी चाहिए, तभी बनेगी हमारे पास बजट लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं सर बेसिकली बजट लाइन में चेंज आ सकता है? हाँ चेंज आ सकता है बेटे, अगर उसकी इनकम राइज हो जाए या फॉल कर जाए। अगर इनकम बढ़ेगी तो बजट सेट बढ़ जाएंगे, और इनकम फॉल करेगी तो बजट सेट घट जाएंगे, ठीक है। इसके हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। अब ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं करना। देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, ये बनाए मैंने कुछ इंडिफरेंस कर्व, 1,
2 3, IC फर्स्ट, IC सेकंड, IC थर्ड। ये बनाई मैंने बजट लाइन, ठीक है। इसी बजट लाइन को उठाया और इस बजट लाइन को यहां पर रख दिया, ये रख दिया। तो सुनो, जहां पर ये एक दूसरे के टेंजेंट निकलेंगी ना, इसी पोजीशन को बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखो, consumer equilibrium means the combination of two goods which the consumer can afford and which gives maximum satisfaction he possibility can get. The point of maximum satisfaction is achieved by studying indifference map and budget line. जब budget line और indifference map को एक साथ रखेंगे तो जो जहां पर भी budget line indifference map के tangent निकलेगी वही पोजीशन पाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो ये रहा पॉइंट, एक ये रहा हमारे पास, एक ये रहा और एक ये रहा, लेकिन ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा होता है बाय स्पेंडिंग देयर इनकम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला चैप्टर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। इजी टॉपिक, ये आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, इसे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसे, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो इसमें एक ही फर्क है, बस ध्यान रखना। देखो, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। पता आपको एक क्वांटिटी के बारे में बात नहीं हो रही, ये डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। देखो ये रहा डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे कंज्यूमर किसी गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, इसी को बोलते हैं डिमांड। लेकिन अब बात करें क्वांटिटी डिमांडेड की, तो सुनो, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है बेटे? इट रेफर टू द क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी विच ए कंज्यूमर कैन बाय एट ए स्पेसिफिक प्राइस, इसी को बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। इसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। भैया डिमांड के डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं? पहला है ओन प्राइस, ठीक है। भैया प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशनल गुड्स। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं बेटे? ये वो गुड्स होते हैं जो एक की जगह दूसरे यूज की जाए, जैसे पेप्सी और कोका कोला, ठीक है। तो सुनो, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं, इसके केस के अंदर क्या होता है कि एक का अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका कस्टमर शिफ्ट करके दूसरे गुड्स पे आ जाएगा, तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जैसे टी और शुगर, है ना। यहाँ आपको एक एग्जांपल यहां पर भी लेके दिखा देता हूं, इंक एंड मार्कर, ठीक है। अगर मार्कर का प्राइस बढ़ेगा तो इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी कैसा है, ये बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। बेटे कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से भी डिमांड बढ़ती है, चाहे प्राइस पे फर्क पड़े या ना पड़े, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है, फेवरेबल, तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल है तो डिमांड कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। बेटे डिमांड शेड्यूल एक बेसिकली टेबुलर प्रेजेंटेशन है, किसकी? क्वांटिटी डिमांडेड की। और बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखो कोई एक व्यक्ति, हम मिस्टर एक्स मान लो, ये ₹1 प्राइस पे 5 क्वांटिटी खरीदता है, ₹2 प्राइस पे 4, ₹3 प्राइस पे 3, ₹4 प्राइस पे 2 और ₹5 प्राइस पे 1। ये था डिमांड शेड्यूल। और अगर मैं इसी को कर्व में बना दूं, कर्व में, तो इसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और याद रखना यहां पर आएगा क्वांटिटी और यहां पे आएगी प्राइस। आपको पता है प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे क्यों आता है? क्योंकि ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एग्जिस्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की। अब देखो यहां पर हम मानते हैं दो लोग हैं, एक मिस्टर 1 है और मिस्टर 2 है। अब इन दोनों की कंबाइंड डिमांड होगी मार्केट डिमांड, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ, तो ध्यान रखना इसके ग्राफ को बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है।
देखो ये रे कर्व जो मैंने अभी अभी आपको साथ साथ ही पढ़ा दी है, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है और ये मार्केट डिमांड कर्व है। अब देखो तुम्हें कुछ दिखाना है, देखो ये देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो कुछ ऐसा है और मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा ऐसा है। देखो ये देखो, ये देखो, जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व की स्लोप हमेशा लोअर होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? स्लोप होती है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। समझ गए? डेल्टा मतलब चेंज, प्राइस में जितना चेंज है और क्वांटिटी में जितना चेंज है उसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, इसके बाद हम चलते, देखो ये रहा स्लोप, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। देखो ये लिखा, ठीक है, पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि इसे छोड़ देंगे, 11th क्लास में आप छोड़ के निकले, लेकिन सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। सर लॉ, हाँ बेटे लॉ बहुत सिंपल है। ये लॉ कहता है बीइंग अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट, अगर किसी चीज में चेंज ना आए और प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अजम्पशन है बीइंग अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट। देखो कैसे, देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट, और इसे सेट्रिस पैरिबस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो मूवमेंट, सर मूवमेंट मतलब जब डिमांड कर्व ऊपर या नीचे भागे। देखो जब डिमांड कर्व या तो ऊपर भागे या नीचे भागे, इसे बोलते हैं मूवमेंट। सर ये कब होती है? बेटे ये होती है प्राइस में चेंज के कारण। बीइंग अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट मतलब अदर फैक्टर में चेंज नहीं आ रहा, प्राइस का घटेगा या बढ़ेगा। देखो अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड नीचे मूव करेगी और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कर्व ऊपर मूव करेगा। इसे बोलते हैं, देखो नीचे को मूव करने को बोलते हैं क्या? एक्सपेंशन, और ऊपर को मूव करने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। देखो कॉन्ट्रैक्शन है अपवर्ड मूवमेंट, देखो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्सपेंशन है। इसके बाद हम बात करते हैं शिफ्टिंग। बेटा शिफ्टिंग कब होती है? जब प्राइस कांस्टेंट हो और अदर फैक्टर में चेंज आए। जब प्राइस कांस्टेंट हो अदर फैक्टर में चेंज आए, ऐसे में डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, या तो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट करेगा या राइट वार्ड शिफ्ट करेगा। सुनो, अगर डिमांड बढ़ेगी राइट वार्ड शिफ्ट तो इसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और अगर डिमांड घटेगी लेफ्ट वार्ड शिफ्ट तो इसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो बेटे याद होना चाहिए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है, अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट, बट इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर होता है बीइंग प्राइस रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो इसका फ्लो चार्ट भी है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, बना रखा है फ्लो चार्ट आपके लिए ही। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है सर, इलास्टिसिटी, हाँ वो भी प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड पर कितना चेंज आता है ये बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? देखो नेचर ऑफ कमोडिटी, बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। देखो सबने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, पर फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी कोई नहीं जानता। देखो अगर गुड्स ऐसा है जो नेसेसिटी गुड्स है, जिसकी जरूरत है, उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक मिलेगी, वो लेना ही पड़ेगा कितनी भी कीमत पे। लेकिन देखो डिमांड फॉर ग्रेन, फूड ग्रेन, वेजिटेबल, मेडिसिन इज जनरली इनइलास्टिक, ये लेना ही पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे गुड्स की जो लग्जूरियस गुड्स हैं, इनकी डिमांड कैसी होती है? एसी लग्जूरियस गुड्स इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड ऑफ कंफर्ट गुड्स। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर किसी चीज के मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, डिमांड होगी इलास्टिक, और किसी के सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, वही लेना पड़ेगा, इनइलास्टिक। इनकम लेवल, देखो इलास्टिक डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर हायर इनकम लेवल। जो अमीर लोग हैं उनकी इलास्टिसिटी मैटर नहीं करती, लेस इलास्टिक, और जो गरीब लोग हैं वो एक एक रुपए ध्यान रखते हैं, इसलिए उनकी वो किसी भी चीज की डिमांड वो मोर इलास्टिक होती है। इसके बाद बोलते हैं पोस्टपोनमेंट। अगर मैं इसको डेफर कर सकता हूँ, फ्यूचर में ढकेल सकता हूँ आगे, कि भाई मैं आज यूज नहीं करना चाहता, फ्यूचर में यूज करूंगा, तो इसे बोलेंगे बेसिकली मोर इलास्टिक। और जो मुझे अभी चाहिए, नीडी है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके लिए डिमांड होगी लेस इलास्टिक। ठीक है बेटे, ये कुछ इसके रीजन थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर कैसे मेजर करेंगे? बहुत सिंपल है, ईडी,
हमेशा माइनस साइन आगे लगाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और एक तरीका और भी ऐसे निकालने का, ईडी माइनस लगाओ, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, देखो इसकी डिग्री को देखो, मैं समझाने का तरीका निकालता हूं। देखो देखो ऐसा करो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इस तरह से ध्यान देना, अगर ये लाइन बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, जहां पर ईडी हमेशा इंफिनिटी के बराबर होते हैं, ध्यान रखनी है वैल्यू, ठीक है। और अगर ये बिल्कुल खड़ी है तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक। यहां पर ईडी हमेशा 0 के बराबर होती है। अब सुनो, जैसे ये खड़ी से पड़ी की तरफ जाएगी तो ये इन इलास्टिक से इलास्टिक की तरफ जाएगी। जैसे देखो, अगर ग्राफ यहां आएगा तो इसे बोलेंगे इन इलास्टिक, अगर ग्राफ बिल्कुल बीच में आएगा तो इसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक, और ग्राफ थोड़ा इसके नियर आ जाएगा इसे बोलेंगे इलास्टिक। बेटे ये चारों पांचों ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। एक ही ग्राफ से लर्न करने का सिंपल तरीका है, अगर ये बिल्कुल खड़ा है तो इलास्टिक है, धीरे धीरे लेटेगा तो ये इलास्टिक की तरफ बढ़ेगा, और एकदम लेटने पे परफेक्टली इलास्टिक बन जाएगा, ठीक है। देखो ये रहा बहुत सिंपल सा इसका तरीका, ये वही ग्राफ है जो मैंने अभी भी समझाया आपको। ये देखो, ये बेटा ये ध्यान रखनी है आपको, परफेक्टली इलास्टिक में वैल्यू 0 होती है, हाई इलास्टिक में ईडी ग्रेटर देन 1 होती है, लेस इलास्टिक में ईडी लेसर देन 1 होती है, यूनिट इलास्टिक में ईडी 1 होती है। और बेटे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को आप लोग छोड़ देना, ये हमारे कोर्स में इस बार नहीं है, सीयूटी के अंदर भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है। छोटा सा टॉपिक, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। सर प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। देखो अभी तक ना तुमने इससे पहले जो भी पढ़ा उसके अंदर ना सारी बातें कंज्यूमर से रिलेटेड की है, अब हम प्रोड्यूसर पे आएंगे, ठीक है। अब प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, देखो ध्यान देना एक बार। मान लो बेटे एक फैक्ट्री है, ये मिस्टर एक्स है, इस एक्स ने बिजनेस में डाले इनपुट्स, कुछ भी इनपुट्स, यहां पर फैक्ट्री में इनपुट पे हुआ काम और यहां से निकले इसके रिजल्ट आउटपुट। इट मींस जैसे ही किसी ने डाले इनपुट, यहां पे कुछ घूमी टेक्नोलॉजी और यहां से निकले आउटपुट। तो प्रैक्टिकली द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और वो भी कैसा, टेक्नोलॉजिकल। इट मींस ऐसा कह सकते हैं, द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन। देखो प्रोडक्शन फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, और वो भी फंक्शनल मतलब टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ध्यान रखना। अब टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। 2 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, जो हमारे कोर्स में नहीं है। हमें शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक फैक्टर को रखते हैं फिक्स और दूसरे फैक्टर को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनो, दिवाली के टाइम पे या होली के टाइम पे जो स्वीट मेकर्स होते हैं उन्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, तो क्या नई दुकान खोले, नहीं, वो दिन रात एक लेबर बढ़ाएंगे, दिन रात ओवर टाइम काम कराएंगे और प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, ठीक है। यानी कि एक फैक्टर को रखा फिक्स और बाकी को कर दिया चेंज। देखो ये रहा हमारे सामने इसका कॉन्सेप्ट। टोटल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखो ये रहा टीपी। टीपी बहुत जरूरी है, ध्यान सुनना। टोटल आउटपुट, टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे देखो, जैसे मैंने लगाई लैंड, एक 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 ये चेंज नहीं कर रहे, लेबर लगाई 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट के बारे में बात करो। देखो एक लैंड पे एक लेबर ने बनाए 4 यूनिट, एक लैंड पे 2 लेबर ने बनाई मिलके 10 यूनिट, एक लैंड पे 3 लेबर ने बनाई लग के 15 यूनिट, एक लैंड पे 4 लेबर ने बनाई 18 यूनिट, एक लैंड पे 5 लेबर ने बनाई
20 यूनिट। सर ये देखो पहले बढ़ी फिर कम क्यों हुई? बेटे पहले हमारा फिक्स फैक्टर कम यूज हो रहा था और जो एक वेरिएबल फैक्टर था वो ही अकेला काम कर रहा था, लेकिन जैसे से वेरिएबल फैक्टर मिले तो 1 + 1 इज मोर देन 2 होता है बेटे, पता है ना आपको। तो बेसिकली 1 और 1 11 बोलते हैं ना, कहावत नहीं सुनी? ठीक है, तो 1 + 1 इज मोर देन 2, तो इसलिए प्रोडक्शन शुरुआत में बढ़ा एंड देन उसके बाद धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो टीपी और एमपी का रिलेशनशिप बहुत ध्यान रखना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेज, समझ रहे हो? जब टीपी बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी भी बढ़ती है। जब टीपी बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट से, एमपी फॉल कर जाती है। जब टीपी मैक्सिमम होती है, एमपी बिकम 0 एंड व्हेन टीपी डिक्रीजेज, एमपी बिकम नेगेटिव। सर समझा दो एक बार। लो बेटे, ये बनाया मैंने तुम्हारे सामने टीपी। शुरुआत में टीपी बढ़ी इंक्रीजिंग रेट से, देन एमपी भी बढ़ेगी। अब टीपी बढ़ी डिक्रीजिंग रेट से, एमपी घटेगी, और जैसे ही टीपी होगा मैक्सिमम, एमपी हो जाएगा 0, और जैसे ही टीपी करेगी फॉल, एमपी हो जाएगा नेगेटिव। ये है एमपी और ये टीपी। सिंपल सा एग्जांपल एक बार दोबारा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी टीपी बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से, एमपी इंक्रीज करेगी। जब भी टीपी इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट से, एमपी पॉजिटिव रहेगी लेकिन फॉल करेगी। जब भी टीपी मैक्सिमम होगी, एमपी बिकम 0 हो जाएगा, और जैसे टीपी डिक्लाइन करेगी, एमपी बिकम्स नेगेटिव हो जाएगा। देखो बेटे ये रहा इसका ग्राफ जो मैंने अभी अभी आपको यहां पर दिखाया है। ठीक, ये देखो ये रहा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। सर एपी, हाँ एपी भी होता है बेटे, एवरेज प्रोडक्टिविटी। ये कैसे निकलेगी? देखो इसका बहुत सिंपल रिलेशनशिप है। व्हेन एमपी मोर देन एपी, एपी बढ़ेगा। व्हेन एमपी लेसर देन एपी, एपी घटेगा। व्हेन एमपी इक्वल टू एपी, एपी इज मैक्सिमम। और व्हेन एमपी कट्स एपी, मतलब एमपी कट्स एपी फ्रॉम अबव, एपी हमेशा एमपी से ऊपर से काटेगा। प्रैक्टिकली एक और भी बोल सकते हैं, एमपी इज ऑलवेज फास्टर देन एपी। एमपी हमेशा एपी से तेज होता है बेटे, ध्यान रखना है आपको ये भी। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है जब भी कोई प्रोड्यूसर एक फैक्टर को रखता है फिक्स और दूसरे फैक्टर को बढ़ाता है, तो शुरुआत में प्रोडक्टिविटी राइज करती है इंक्रीजिंग रेट से, देन राइज करती है डिक्रीजिंग रेट से, और एक टाइम आके मैक्सिमम हो जाती है, और एक सर्टेन टाइम के बाद ये फॉल कर जाती है। देखो दिस लॉ सेज दैट व्हेन वी एम्प्लॉयड मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर कीपिंग ऑल फैक्टर फिक्स्ड, इनिशियली टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर रीचिंग certain level output increase at diminishing rate and then it start falling according to this law। और इस लॉ में 3 कारण होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर जब टीपी बढ़ रही होती है इंक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर जब टीपी बढ़ रही होती है डिक्रीजिंग रेट से, और नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर जब टीपी घट रही होती है। तो बेसिकली इसकी 3 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। यही 3 स्टेज के अंदर मैंने कवर की। आगे देखो, देखो ये रहा। जैसे हमने पहला फैक्टर रखा फिक्स, दैट इज लेबर, सॉरी लैंड, ये लेबर है, तो एक लैंड के साथ 0 लेबर लगाई तो प्रोडक्शन 0 होगा। एक लैंड के साथ लेबर लगाई 1 तो प्रोडक्शन 2 होगा। एक लैंड पे 2 लेबर लगाई तो प्रोडक्शन 6 होगा। एक लैंड पे 3 लगाई तो प्रोडक्शन 12 होगा। देखो ये बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग। अब क्या होगा? अब लेबर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जरूर, बट देखो डिक्रीजिंग रेट से, दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेकंड स्टेज। और अब मैं लेबर लगाऊंगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन फॉल कर जाएगा नेगेटिव रेट से। सर फॉल करता ही क्यों है? बेटे एक टाइम के बाद किसी भी बिजनेस का जो फिक्स फैक्टर है वो कम पड़ जाता है, और अब उसके ऊपर आप कितने भी वेरिएबल फैक्टर लगाओ उनकी प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी ही। ठीक है, देखो बेटे ये स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। आओ बेटे ये जरूर याद रखना है आपको, इसके रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला, फर्स्ट में टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी डिक्रीजेस। एमपी इंक्रीजेस, एमपी डिक्रीजेस बट स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव, एमपी बिकम नेगेटिव।
यहाँ पे रीजन देखो, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, बेचारा एक फैक्टर फिक्स रह गया, ओवर क्राउडिंग हो गई वहां पे, ठीक है। तो ये बात आपको लर्न करके जानी है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद आओ हमारा अगला टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर इसके अंदर क्या है बेटे, देखो सबसे आपने पहले सीखा प्रोडक्शन कैसे करना है। अब कोई भी चीज बनाएंगे, जैसे मान लो मैं एक बोतल बनाऊंगा, ठीक है, तो इस बोतल को बनाने में मेरी कुछ लागत लगेगी, कॉस्ट, हम उस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बेटे इम्प्लिसिट कॉस्ट प्रोड्यूसर अपने तरफ से लगाता है, जो उसे बाहर से नहीं लेनी। जैसे मान लो मैं कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं और मैं वहां पे जॉब कर रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं, अपना बिजनेस देख रहा हूं, तो ये मेरी कॉस्ट है, ठीक है। या मैंने अपनी लैंड लगा दी, मेरी लैंड के ऊपर ही प्रोडक्शन चल रहा है, तो लैंड का जो रेंट है दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक होती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो मुझे बाहर वालों को देनी है, पे करनी है, मान लो मेरा एम्प्लॉई है, उसको सैलरी देनी है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो बेटे कॉस्ट दो प्रकार की होती है, पहली है रियल कॉस्ट, देखो इट रेफर टू सैक्रिफाइस मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट ऑफ स्पेंट प्रोडक्शन कॉमोडिटी, दिस कॉस्ट कांट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जो कि मैं कर रहा हूं, इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। देखो ये क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द कैश पेमेंट मेड बाय द फर्म टू आउटसाइडर, जो मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इन दोनों कॉस्ट के टोटल को बोलते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक टोटल फिक्स कॉस्ट। ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ते टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये कभी नहीं बदलती। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो जीरो भी होती है और बढ़ती जाती है। सर ये हमेशा ऐसे बढ़ेगी? हाँ, इसका सर ये शेप का होने का कारण क्या है बेटा, याद रखना, इसका सिर्फ एक ही कारण है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सर क्या ये हमेशा जीरो से शुरू करेगी? हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो से शुरू करेगी, और अगर जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा तो टोटल कॉस्ट भी जीरो ही होगी। और अगर बात करें, सॉरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, लेकिन टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से शुरू नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और इसकी शेप इनवर्स एस शेप्ड होती है, इनवर्स एस शेप। देखो ऐसा होता है ना, ये कैसे बनती है, ये ऐसे बनती है, इनवर्स एस शेप्ड होती है। और इसका कारण क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। देखो ये रहा, ये सारी की सारी कॉस्ट है। देखो टोटल फिक्स कॉस्ट, देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो खुद देखो, बिल्कुल सीधा टीएफसी। सर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है? हाँ सर, कारण बिकॉज टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये देखो इनवर्स एस शेप्ड है ऐसा, ठीक है। और टीसी कितनी आएगी, यहां से शुरू होगी, यहां से। अब देखो टीसी हमेशा जीरो से कभी शुरू नहीं होगी, और टोटल फिक्स कॉस्ट से शुरू होगी, लेकिन टीवी से हमेशा जीरो से शुरू होगी, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पेपर के लिए बहुत रेलिवेंट है। अब बात करते हैं एसी कॉस्ट, एवरेज। बेटे किसी भी चीज का एवरेज, अगर मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट का एवरेज लेना है तो उससे बोलते हैं एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज निकालना बहुत सिंपल होता है, किसी भी कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट हो, अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो उसकी एवरेज निकल के आ जाएगी। सर कैसे? सर देखो इधर देखना, इस एग्जांपल में देखते हैं, ये टीएफसी है, अगर मुझे एएफसी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा, इन्फिनिटी 10, 5, 3.33, 2.5, 2 और 1.67, ठीक है। अगर मुझे टीवीसी से एवीसी निकालनी है तो इसको भी डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से, और टीसी से एसी निकालनी है तो इससे भी डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से। किसी भी कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसकी एवरेज कॉस्ट निकल जाती है, ठीक है। ये देखो, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसे निकलेगी, टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, एवीसी टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, एसी टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और ये बचती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है,
चेंज इन एडिशनल कॉस्ट, यानी कि अगर मैं 1 यूनिट और प्रोड्यूस करूं तो मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखना बेटे। अब कुछ रिलेशनशिप है एसी और एमसी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जाना। व्हेन एमसी लेसर देन एसी, एसी फॉल। व्हेन एमसी मोर देन एसी, एसी राइज। व्हेन एमसी इक्वल टू एसी, एसी इज मिनिमम। देखो वहां टीसी टीपी इज मैक्सिमम था ना, ये मिनिमम है। और एमसी कट एसी फ्रॉम बिलो, वहां अबाव कट होता था। ठीक है, बोथ एमसी एंड एसी आर यू शेप्ड, ये हमेशा दोनों यू शेप्ड ही आएंगे। इसके बाद ये कुछ रिलेशनशिप है, आपको एक बार रीड करने हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले चैप्टर पे, रिवेन्यू। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू? बेटे कोई भी चीज मार्केट में बेच के जो भी कुल प्राप्ति होती है उसे बोलते हैं रिवेन्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बॉटल है, मैंने इसे अभी सेल किया और मुझे इससे 10 रुपए मिले, तो 10 रुपए इज कंसिडर्ड एज रिवेन्यू, इट इज नॉट ए प्रॉफिट। अगर मैं रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करूंगा तो ही प्रॉफिट निकलेगा, अदरवाइज इसे क्या बोलेंगे, रिवेन्यू। ठीक है, अब रिवेन्यू कितने प्रकार का होता है बेटे? 3 प्रकार का होता है। टोटल रिवेन्यू, किसी सामान को टोटल यूनिट्स को बेच के जो पैसे हैं उसे बोलते हैं टोटल रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू होता है टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और मार्जिनल रिवेन्यू होता है कि एडिशनल यूनिट को बेच के जो रिवेन्यू है उसे बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। अब सुनो ध्यान से, देखो कोई भी चीज है, उसकी क्वांटिटी लिखी 1 2 3 4 5 6 7, प्राइस 10 ही रुपए है। आप बताओ कि सर क्या प्राइस फिक्स रहेगा? हाँ याद करो, इसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहाँ पे फर्म जो है प्राइस को टेकर होती है, मेकर नहीं, तो वो किसी भी यूनिट पे अपने प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकती। तो ये आ गए हमारे पे प्राइसेस। ठीक है, तो जैसे मैं प्राइस और क्वांटिटी को इनटू करता हूं, ये आता है टोटल रिवेन्यू। और टोटल रिवेन्यू को जैसे ही डिवाइड करता हूं क्वांटिटी से तो आती है एवरेज रिवेन्यू। और यहां से देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, ये कितना राइज हो रहा है 10, ये कितना राइज हो रहा है 10। तो अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आऊं तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो टीआर होगी बिल्कुल सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी स्काई तक, कोई हवाई जहाज जा रहा होगा टक्कर लग जाएगी उसके। ठीक है, ये मुड़ेगी नहीं, कभी नहीं मुड़ेगी। ठीक है, किसमें? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कभी नहीं मुड़ेगी, डाउन नहीं आएगी। और टीआर और एआर हमेशा बराबर आएंगे, जो प्राइस के बराबर होंगे, बिल्कुल कांस्टेंट लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रखना ये सब कहां हो रहा है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, इम्परफेक्ट में नहीं। ठीक है, देखो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, सो टीआर इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट एंड एमआर इज कांस्टेंट हियर, एआर इक्वल टू एमआर इक्वल टू प्राइस। सर रिलेशनशिप अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में देखो कितना अच्छा रिलेशनशिप है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, शेप ऑफ टीआर कर्व अंडर पीसी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट और इसलिए कभी भी मुड़ता नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन जाती है। ठीक है, अब जनरल रिलेशनशिप देखो, अगर एम आर ग्रेटर देन ए आर है तो ए आर राइज करेगा, एम आर इक्वल टू ए आर है तो ए आर कॉन्स्टेंट रहेगा, और एम आर लेसर देन ए आर है तो ए आर फॉल करेगा। याद रखना ये जनरल रिलेशनशिप है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के नहीं है, ये इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के है। इसके बाद हम बात करते हैं, सर इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट हमारे कोर्स में नहीं, सीयूटी के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। थोड़ी सी देर है बेटे, इसे आराम से देखते जाओ, आप लोग पाएंगे आपका कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमी एंड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था आपने? हाँ बिल्कुल पढ़ा था बेटे। एक कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होता है? जब वो अपने द्वारा खर्च की गई इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा रहा हो, है ना। लेकिन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोड्यूसर को सेटिस्फाई करने के लिए उसे चाहिए प्रॉफिट। और बेटे प्रॉफिट के बारे में ध्यान रखना, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा होता है तो वो सेटिस्फेक्शन के लेवल पे होता है। सर इसे निकाला जा सकता है? हाँ बेटे, इसको निकालने की 2 अप्रोच है। पहली टीआर और टीसी अप्रोच, जो हमारे कोर्स में ही नहीं है। दूसरी है एमआर और एमसी अप्रोच, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो एक प्रोड्यूसर कब इक्विवेलेंट होता है? जब वो अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा हो। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन है, एक तो एमआर इक्वल टू एमसी होना चाहिए और एमसी राइजिंग होनी चाहिए आफ्टर मीटिंग दैट पॉइंट। तो देखो इधर देखो, ये एमआर है 6 परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। एमसी पहले ये घट रही है फिर ये बढ़ रही है। तो देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखो ये कट रहा है, तो देखो ये कट गई एमसी और ये बन गया एमआर। सुनते हैं ना? तो देखो एमआर एमसी 2 पॉइंट पे बराबर है, एक तो यू पे और एक ई पे। पर पता है आपको प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट कहां आएगा? यहां आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन यही पूरी होने। देखो एमआर इक्वल टू एमसी, एक तो यहां हुआ और एक यहां हुआ।
बट एमसी राइजेस, देखो इसके बाद तो एमसी गिर रहा है ना, एमसी राइज होना चाहिए। तो ये है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा एंड हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट था। कंडीशन ध्यान रखनी, एम आर इक्वल टू एम सी होती है और एम सी राइज करता है आफ्टर मीटिंग एम आर इक्वल टू एम सी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, थ्योरी ऑफ सप्लाई। ध्यान देना, जैसे डिमांड थी ना, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सर, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या फर्क होता है? वही फर्क है बेटे। सप्लाई वेरियस क्वांटिटीज, जब एक प्रोड्यूसर रेडी होता है सेल करने में एट वेरियस प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज, लेकिन एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब सप्लाई भी दो प्रकार की, इंडिविजुअल और मार्केट। सर इंडिविजुअल सप्लाई, हाँ बेटे इंडिविजुअल सप्लाई होता है जब एक फर्म जितनी सप्लाई कर रही है, और इकोनॉमी की जितनी फर्म सप्लाई कर रही है उसे बोलते हैं मार्केट सप्लाई। देखो ये रहा, इन दोनों के शेड्यूल भी ध्यान रखने हैं आपको, ये रहे, और इनके ग्राफ भी ध्यान रखने हैं। और सप्लाई का ग्राफ कैसा आएगा? हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस, व्हेन प्राइस फॉल सप्लाई फॉल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? बीइंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। इसके आगे चलते हैं हम सप्लाई फंक्शंस के, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? देखो पहला, उसका खुद का प्राइस। देखो प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर को लगेगा प्राइस तो कम हो गया, लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो सप्लाई को कम कर देगा। ठीक है, नंबर दो, टेक्निकल चेंज। देखो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड हो रही है तो प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ इनपुट, अगर इनपुट मतलब उस सामान को बनाने के प्राइस बढ़ गए और प्रोडक्ट उतने का ही है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, सप्लाई कम होगी, और अगर वो प्राइसेस घट गए तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। मतलब ओवरऑल सब कुछ प्रॉफिट है। देखो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा लगा दिए, सप्लाई कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए, सप्लाई बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स महंगे हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? कस्टमर क्या करेगा? उधर से छोड़ के यहाँ आएगा, तो हम अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। ठीक है, ये बस अब ध्यान रखना है आपको। अब देखो डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई। देखो एक्सपेंशन बोल दो, एक्सटेंशन बोल दो, एक ही बात है। देखो ध्यान से देखना, जब भी सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि जब भी सप्लाई बढ़ेगी ड्यू टू राइज इन प्राइस, तो सप्लाई कर्व मूव करेगा अपवर्ड, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। और अगर सप्लाई अब भी इंक्रीज करेगी लेकिन शिफ्ट करती हुई, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई बढ़ रही है ड्यू टू अदर फैक्टर, तो उसे बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, ये देखो ये है एक्सपेंशन और ये है इंक्रीज। सेम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन किस कारण से होता है? ड्यू टू फॉल इन प्राइस बीइंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, और ये डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये देखो प्राइस यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ चेंज हो रहा है। देखो कॉन्ट्रैक्शन में नीचे की तरफ जाएगा और ये अंदर की तरफ भागेगा। ठीक है, ध्यान रखना। कॉजेज, एक सिंपल कॉजेज, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के कारण क्या है भैया? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट, डिक्रीज इन टैक्स रेट, इंक्रीज इन सब्सिडी, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब है ऐसे कॉजेज है डिक्रीज इन सप्लाई के। याद रखना डिक्रीज और इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर होता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटे जो डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ा था ना, है ना, सेम प्राइस ये है सप्लाई इलास्टिसिटी। तो ध्यान से सुनना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर भी फॉर्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या फिर ऐसा भी कह सकते हो P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। याद रखना ES के आगे माइनस का साइन नहीं आता है, ध्यान रखना। जैसे डिमांड में माइनस का साइन आता है, इसके अंदर माइनस का साइन नहीं आता है। अब यहाँ आओ जरा, यहाँ पर देखते हैं इसकी कुछ डिग्रीज। बेटे डिग्री से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई,
परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक और लेसर इलास्टिक। ध्यान से देखो, अगर ईडी, मैंने वही अपने कॉन्सेप्ट को याद रखो बस। ये देखो, अगर एक ग्राफ बिल्कुल सीधा खड़ा है, अगर एक ग्राफ बिल्कुल सीधा खड़ा है तो ये कंफर्म परफेक्टली इनलास्टिक है, और एक ग्राफ बिल्कुल पड़ा हुआ है तो ये ग्राफ परफेक्टली इलास्टिक है। ध्यान रखना, यहां पर याद रखना इलास्टिसिटी चेंज होती है, तो इस ग्राफ को भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, अदरवाइज ये सब टॉपिक तो आप सब लर्न कर ही लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं मार्केट पे। बेटे मार्केट दो प्रकार की होती है। पहले तो मार्केट होती क्या है ना, देखो मार्केट वो जगह है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं एक दूसरे से और एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। अब काम की बात है, मार्केट सर बेसिकली कोई एरिया है? नहीं, एरिया नहीं है, एरिया नहीं, सिचुएशंस है। ये हो सकता है ऑनलाइन मार्केट हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी मार्केट कहीं पे भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई एक सिलेक्टेड एरिया होना चाहिए, ठीक है। अब मुद्दे की बात है, मार्केट कितनी तरह की होती है बेटे? एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी मार्केट होती है बेटे? इसके अंदर 7 फीचर होते हैं, 7 फीचर्स। जिस मार्केट में 7 फीचर होंगे वो होगी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो देखो, इट रेफर टू द मार्केट सिचुएशन व्हिच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर डीलिंग इन होमोजेनियस गुड्स, प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, इन ओनली प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं, ठीक है। नंबर 2, होमोजीनियस गुड्स, गुड्स एक जैसा होता है, रंग रूप आकार में आप डिफरेंस ही नहीं कर सकते, सबके पास एक ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आप इस मार्केट का कभी भी हिस्सा बन सकते हो और कभी भी छोड़ के निकल सकते हो। परफेक्ट नॉलेज, बेटे बायर और सेलर दोनों के पास प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज होती है क्योंकि सामान है ही एक, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेटे एक फैक्ट्री का वर्कर दूसरी फैक्ट्री में जाकर सेम एफिशिएंसी से काम कर सकता है, इसे बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहां से छोड़ेगा वहां जाएगा, परफेक्ट मोबिलिटी है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बेटे कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने की नीड नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ही एक है, ठीक है। और इसके बाद एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बेटे यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देने की जरूरत नहीं होती, जो कंपनियां होती हैं वो अपने सामान को मार्केट में लेके आती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इन मार्केट्स को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। अब काम की बात, सर ए फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज प्राइस टेकर नोट द प्राइस मेकर, बेटे यहाँ पे फर्म जो है ना प्राइस को टेक करती है, मेक नहीं करती है, ठीक है। यही इसकी खूबसूरती। और इसे एक बात और ध्यान रखना, ये मिथ मार्केट है बेटे, दुनिया की कोई भी मार्केट में आपको ये 7 फीचर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए इसे मिथ मार्केट भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें याद रखना जो ग्राफ आता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, ये डिमांड कर्व है, और याद रखना AR इक्वल टू MR होता है इस मार्केट में, इक्वल टू प्राइस। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फर्म प्राइस टेक करे, नोट द प्राइस मेकर, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे प्राइस डिसाइड कैसे होता है? बेटा डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू। तो मार्केट फोर्सेस में देखा जाता है क्या क्या प्राइस आ रहा है, क्या डिमांड आ रही है, तो जो प्राइस से लिया वही फर्म ने टेक कर लिया, इसीलिए AR इक्वल टू MR आता है इस ग्राफ को देखो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सुनो, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम या प्राइस डिटर्मिनेशन। सर ये क्या होता है? सुनो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई रेफर टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज मोर देन इट्स डिमांड गिवन प्राइस। जितनी डिमांड है ना उससे ज्यादा सप्लाई आ रही है मार्केट में, भैया चीजें बिकने के लिए आई हुई हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा? खुद सोच के देखो, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो कंपटीशन किसके बीच में क्रिएट होगा? सेलर के बीच में। और जब भी सेलर के बीच में क्रिएट होगा, मैं बेचूंगा और डिस्काउंट देंगे और मार्केट में चीजों के प्राइस कम होने शुरू हो जाएंगे। ये होते हैं एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, ठीक है। ऐसे आओ एक्सेस डिमांड, मैं कह रहा हूँ डिमांड ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई थोड़ी है, तो कंपटीशन किसके बीच में होगा? बायर्स के बीच में। और जैसे कंपटीशन बायर के बीच में होगा ना, मार्केट में चीज के प्राइस राइज करने शुरू कर जाएंगे। यही है इसका कॉन्सेप्ट, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का। तो आपको ध्यान देना है। देखो इसकी बेसिक assumption, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई आर पॉजिटिव रिलेटेड, प्राइस एंड क्वांटिटी आर नेगेटिव रिलेटेड, और फोर्स और सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली
विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये हमें 3 अजम्पशन लेके काम करना है, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर डिमांड में फर्क आ जाए तो क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, ग्राफ के साथ समझाता हूँ। एक बुक की फोटो है, कुछ नहीं है। देखो सुनो, मैं कह रहा हूं सप्लाई इतनी है, यहां पर भी सप्लाई इतनी है। मार्केट में जो डिमांड है ना वो राइज कर गई, तो सोचो प्राइस क्या होगा। सोचो, ऐसे मत सोचो। देखो देखो, डिमांड सप्लाई उतनी है, जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा डिमांड आ रही है, तो क्या होगा? कंपटीशन इसके बीच में होगा, बायर के बीच में, तो प्राइस बढ़ जाएंगे। यहां हो, जितनी सप्लाई थी उतनी है, मार्केट में लोगों ने चीज खरीदनी बंद कर दी, तो अब कौन बेचेगा? सप्लायर कहेगा मेरा खरीदो मेरा खरीदो। तो जैसे माल बेचने के लिए मार्केट में आएंगे तो प्राइस कम हो जाएंगे। सेम यहां है, डिक्रीज इन डिमांड कर्व में देखो, ये देखो, ये रहा। मैं कह रहा हूं डिमांड उतनी ही है, मार्केट में सप्लायर आ गए नहीं, सप्लाई बढ़ गई, तो प्राइस कम होंगे ही होंगे पक्का। देखो, और अगर मार्केट में डिमांड उतनी है और सप्लाई करने वाले हट गए, कम हो गए सप्लायर, अब वो चीज गिने चुने लोगों के पास है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएंगे चीज के, बिल्कुल बढ़ जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे डिक्रीज इन सप्लाई है। देखो अब यहां इसको ध्यान रखना है आपको, बस आपको देखना है कि इनसे इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरी बात सुनो, यहां देखो, इसी में देखो, देखो सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, सॉरी डिमांड जो बढ़ रही है वो ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, हालांकि हमारे को पढ़ने नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, इस बार एग्जाम में भी नहीं आने वाले हैं ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक छोटे से 2 टॉपिक आते हैं बेटे, बहुत छोटे से, प्राइस सीलिंग और एक कॉन्सेप्ट आएगा प्राइस फ्लोरिंग। ये रहा बेटे प्राइस फ्लोरिंग। पहले मुझे समझाने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे पेपर में। सर प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है? देखो सीलिंग मतलब छत, फ्लोरिंग मतलब फर्श, ठीक है। तो देखो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? जब डिमांड एंड सप्लाई के कारण प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाते हैं, तो गवर्नमेंट देखती है कि आम जनता तो उसे खरीद नहीं पा रही, तो गवर्नमेंट एक अपना प्राइस लेके आती है और कहती है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आपको इस प्राइस पे हम अवेलेबल कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे प्याज, कभी कभी प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट अपने प्याज के भंडार ओपन कर देती है और वो प्याज जो है आपको बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू मिलने शुरू होते हैं एक चीपर रेट पे। इसे बोलते हैं प्राइस सीलिंग, यानी कि एक लिमिट लगा दी, इससे ज्यादा प्राइस नहीं हो सकता, चाहे डिमांड कुछ भी आ रही हो, ठीक है। नॉर्मली एग्रीकल्चर गुड्स पे होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइस फ्लोरिंग की। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस फ्लोरिंग? सुनो, एक फार्मर है, उसकी क्रॉप खराब हो गई, अच्छी नहीं आई, प्रोडक्शन बहुत खराब हुआ, अब मार्केट में बेचने गया, उसका सामान नहीं बिक रहा है, कोई उसका सामान खरीद नहीं रहा है, सबको लग रहा है बेकार गेहूं क्यों खरीदे, तो बेचारा क्या करे? अब मार्केट में उसको जो रेट मिल रहे हैं वो उतने भी नहीं मिल रहे जितने उसकी लागत है, अब वो क्या करे? तो बेटे हमारी भारतीय सरकार एक रेट जारी करती है, इसे एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस बोलते हैं। तो वो बोलती है कि देखो मार्केट में तेरे प्राइस नहीं आ रहे हो, तू चिंता मत कर, तू मुझे दे जा। तो भारतीय सरकार उस रेट पे सामान प्रोवाइड कर देती है और इसी को बोलते हैं, मतलब उससे सामान खरीद लेती है, ठीक है ना, और उससे पैसे देती है। तो उस रेट को जिसे कहते हैं सरकारी रेट आ गया भैया, गेहूं का सरकारी रेट आ गया, वो जो सरकारी रेट है वो दैट इज प्राइस फ्लोरिंग, कि किसी को भी अगर इस रेट पे सामान देना है तो गवर्नमेंट को दे सकते हो, ठीक है। ये था ये हमारा टॉपिक, जहां पे हमारी ये कंप्लीट बुक खत्म होती है, और इस वीडियो के साथ इस पीडीएफ को पढ़कर आप कुछ 2-4 एमसीक्यूज के एग्जाम फेस करना, और यहीं पे खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। और भाई अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक भी कर देना, और आगे आने वाली जो वीडियोस है ना, इसमें मैं क्लास 12th के भी सारे के सारे सिलेबस को कवर करके चलूंगा। ओके, थैंक्स।